चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने स्टार्ट किया था फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन का मतलब है कि किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, एक्सिस तो फिक्स है, उसके अबाउट कोई बॉडी रोटेट कर रही है ना। तो उस केस में हम एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? टॉर्क अबाउट दैट एक्सिस इज इक्वल टू आई अबाउट दैट एक्सिस इनटू अल्फा। तो ऐसे हम टॉर्क की इक्वेशन लिखते हैं, मतलब रोटेशनल मोशन की इक्वेशन लिखते हैं। और अगर काइनेटिक एनर्जी हमें लिखनी होती है तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम कैसे लिखते हैं? हाफ आई अबाउट दैट एक्सिस इनटू ओमेगा स्क्वायर। इसका डेरिवेशन हमने पहले के वीडियोस में देख रखा है, राइट। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे कल, तो आपने रिवाइज किया। हिंज फोर्स निकालना, ये सब हम देख रहे थे कि हाउ टू फाइंड अ हिंज फोर्स एंड हाउ टू फाइंड अ एंगुलर एक्सेलरेशन। चलिए, तो ये कल का लास्ट क्वेश्चन था। नया क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको? द रॉड इज स्लाइटली डिस्टर्ब, मतलब रॉड अभी क्या है, इस तरीके से एक वर्टिकल प्लेन में है। ये यहाँ पे एक वर्टिकल प्लेन में है ना। अभी इक्विलिब्रियम में है बिकॉज यहाँ पे फोर्स बैलेंस है, टॉर्क जीरो है अबाउट दिस एक्सिस, एम जी नीचे लग रहा होगा, इस एक्सिस का एम जी का टॉर्क जीरो है। बट जैसे ही इसे हम हल्का सा डिस्टर्ब करेंगे तो ये रॉड इस तरह से घूमते हुए नीचे आएगी, राइट। देन फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी व्हेन द एंड रीचेस द बॉटम पॉइंट। मतलब यहाँ तो हिंज है, तो ये वाला एंड जब बॉटम पॉइंट पे पहुंच जाता है तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ये बताना है आपको। तो क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, वो सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि क्या पूछ रहा है हमसे। तो ये हिंज है और ये रॉड कुछ ऐसी हो गई, इस तरीके से, राइट, ऐसा ही हुआ। ये इनिशियल और ऐसे घूम के रॉड यहाँ आ गई, ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। यहाँ पे कुछ ओमेगा उसका होगा, ओमेगा फाइनल जो हमें फाइंड करना है। इनिशियल ओमेगा कितना है? जीरो। तो बताओ कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए हमें इसमें, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए हमें इसमें? क्या लगेगा? एनर्जी कंजर्वेशन। कल भी किया था हमने एक सवाल ऐसा। चलो, तो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं, तो कैसे करेंगे? हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल के फाइनल प्लस यू फाइनल। सो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल? इनिशियली ओमेगा तो जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होगी इसकी? जीरो। प्लस अब लिखना है पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे फाइंड करें पोटेंशियल एनर्जी? तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हमें सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट देखना होगा, रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करना होगा। तो दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पे इसको मैं रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ। तो इनिशियल स्थिति में, इनिशियल पोजीशन में इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है रॉड का? ये रहा। कितनी लेंथ पर? L/2 लेंथ पर। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी कितनी? mg/L/2, बिकॉज जो लेंथ है वो ऊपर है रेफरेंस से, ऊपर होती तो पोटेंशियल एनर्जी हम पॉजिटिव में लिखते हैं, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई किसके अबाउट लिखना पड़ेगा? एक्सिस के अबाउट। ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लिखनी है हमें। तो फाइनल क्या होगा जब ये रॉड वर्टिकल डाउनवर्ड ऐसे हो जाएगी, इस स्थिति में आ जाएगी, दिस इज द फाइनल सिचुएशन। तो अभी इसका सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर ऑफ मास रेफरेंस पॉइंट से कितना नीचे आ गया? ये L/2 नीचे आ गया। अब रेफरेंस पॉइंट नीचे आ गया तो हमें माइनस में लिखनी होगी। हाँ भाई, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? माइनस mg/L/2। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? माइनस mg/L/2। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, बस यहाँ पे हमें क्या डालनी है?
मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू और पुट करनी है इस इक्वेशन में और फिर हमें इसे सॉल्व करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ओमेगा का, राइट। ये ओमेगा कौन सा है, ओमेगा फाइनल ही है ये, क्योंकि इनिशियल ओमेगा तो 0 था। तो कितना आ गया, mgl/2 प्लस mgl/2 कितना हो गया, mgl हाफ आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस कितना हो जाएगा, ml²/3 ओमेगा फाइनल स्क्वायर। तो कितना आ गया यहाँ से ओमेगा फाइनल, 6g/L। ये आंसर आ गया, ठीक है, समझ गए, आसान था। तो हमने क्या क्या सीख लिया फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में, हम अब तक सीख चुके हैं कि हाउ टू फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, हाउ टू फाइंड हिंज्ड फोर्सेस, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाएं, ये भी हमने देख लिया। चलिए अब पुली वाले सवाल करते हैं, इसमें पुली वाले क्वेश्चन नहीं किए ना, ओके। तो आपको ध्यान है जब हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पुली पढ़ी थी, तो मैंने बोला था वहां पे पुली आइडियल है, पुली फ्रिक्शनलेस मासलेस होती थी, फिर मैंने बोला था कि रियल पुली भी आएंगी जब आगे हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। तो अब जो पुली यूज होने वाली है वो पुली, उनमें मास भी है, उनमें फ्रिक्शन भी है, ठीक है। सो अब हम जो पढ़ेंगे वो रोटेशन और फिक्स एक्सिस का रोटेशन ही है, लेकिन पुली प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो बेसिकली पुली भी तो क्या होती है, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन का ही एग्जांपल है पुली भी। देखो ध्यान से, यहाँ पे जो पुली है, देखो ये क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन है कि यहाँ पे इस छत से रूफ से एक पुली अटैच्ड है इस तरीके से, और यहाँ पे रस्सी से एक मास अटैच्ड है, हमने इसको छोड़ दिया, तो क्या होगा, मास नीचे आएगा। अच्छा, रस्सी यहाँ पे लिपटी हुई है, बहुत सारी रस्सी है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगी, रस्सी खुलते जाएगी, जैसे जैसे मास नीचे आएगा रस्सी खुलते जाएगी, रस्सी खुलेगी तो ये पुली भी घूमेगी, राइट। तो पुली का मोशन कैसा है, पुली का मोशन है फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। अरे कह सकता हूँ ना, पुली का मोशन कैसा होगा, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। और इस मास का मोशन कैसा होगा, मास तो एकदम सीधा चल रहा है, तो इसका मोशन कैसा होगा, ट्रांसलेशनल मोशन होगा, मतलब यस, रेखीय गति होगी इसकी, सीधा चलेगा, रेखीय, मतलब ये इस एग्जांपल में आपके दोनों मोशन हो रहे हैं। जब तक जो हमने दो मोशन पढ़े हैं, एक तो हमने ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ा है, एक रोटेशनल मोशन पढ़ा है, ये दोनों का मिक्स है प्रॉब्लम, राइट। ओके, तो अब जो हम पुली पढ़ने वाले हैं, पुली पुली बेसिकली, पुली इज नॉट अ मासलेस एंड नॉट फ्रिक्शनलेस। पुली मासलेस भी नहीं है, फ्रिक्शनलेस भी नहीं है। हाँ, रोप मासलेस फ्रिक्शनलेस है, रोप आइडियल है, रोप, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे करें, क्या पूछा है कि पुली इस तरीके से घूम रही है कि रस्सी स्लिप नहीं होती है, मतलब जितना रस्सी नीचे आ रही है उतना ही पुली भी रोटेट हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि पुली रोटेट नहीं हो, केवल रस्सी स्लिप करती जाए, जैसा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में होता था, वहां पे रस्सी स्लिप हो जाती थी, पुली घूमती नहीं थी। यहाँ पे पुली विद रिस्पेक्ट टू रोप, पुली की वेलोसिटी इस पॉइंट की रोप की वेलोसिटी के बराबर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, अब हम वो सीखेंगे, ठीक है। तो हमें इसमें क्या क्या फाइंड करना है, इसमें हमें फाइंड करना है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पुली। तो हमें इसमें फाइंड करना है फर्स्ट एल्फा ऑफ पुली, पी मतलब पुली, दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एंड थर्ड क्वेश्चन टेंशन फाइंड करनी है हमें, टी, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द रोप, इस रोप में हमें टेंशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्या करें, कैसे करें बताइए। सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन बनाए। चलिए, इक्वेशन बनाने से पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एफबीडी, एफबीडी तो बनाना ही पड़ता है ना। चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको, तो एफबीडी बनाते हैं सबसे पहले, बताइए। तो नीचे क्या लगेगा, एम जी, अरे बोलिए लगेगा कि नहीं लगेगा, अच्छा। फिर ऊपर क्या लगेगा, यहाँ पे टेंशन लगेगा टी, राइट, कोई दिक्कत, ओके। फिर ये टेंशन यहाँ पे भी लगेगा पुली में, भाई पुली को कौन घुमा रहा है, बेसिकली पुली क्यों घूम रही है, इस टेंशन की वजह से ही घूम रही है,
ठीक है, ये तो फोर्स मैंने लगा लिए, फोर्स ये फोर्सेस इसमें लगेंगे, ठीक। और अगर हम एक टेंशन और देखना चाहें तो एक टेंशन यहाँ भी लगेगा इस जगह पे, ये टी डैश बोल देते हैं इसको। छत से जो सपोर्ट आ रहा है, रूफ से जो सपोर्ट आ रहा है पुली के लिए, वहां पे भी तो टेंशन लगेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ टेंशन लग रहा होगा, तभी तो पुली बैलेंस्ड है। पुली चल नहीं रही, घूम रही है, ऐसे हिल आगे पीछे नहीं चल रही, केवल घूम रही है, राइट। ओके, ये तो हमने फोर्स ड्रॉ कर लिए, और एफबीडी हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक्सेलरेशंस भी ड्रॉ करते हैं, तभी तो इक्वेशन बनाते हैं। तो ये ब्लॉक किधर चलेगा, नीचे चलेगा, इसका एक्सेलरेशन हमने ए बी माना हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो इसका एक्सेलरेशन ड्रॉ कर लिया हमने नीचे की तरफ ए बी। और ये पुली इस बार रोटेट करेगी, बिकॉज यहाँ पे पुली कैसी है, मास है, इस पे फ्रिक्शन है, और इस पे रस्सी इस तरीके से लिपटी हुई है, तो जैसे जैसे रस्सी खुलती जाएगी ये पुली घूमेगी, तो पुली का जो घूमने का एक्सेलरेशन है दैट इज अल्फा, राइट। इस तरीके से हमने एफबीडी बना लिया। ओके, अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन कौन से लिखेंगे इसमें, तो अभी तक देखो, अभी तक जो मैंने आपको अभी पिछले सवाल कराए हैं इतने सारे, इसमें क्या था कि जो ऑब्जेक्ट, जो हमारा सिस्टम था, जो सिस्टम था उसमें केवल एक ऑब्जेक्ट था जो एक फिक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा था, तो हमने केवल कौन सी इक्वेशन लिखी, टॉर्क अबाउट दैट एक्सिस इज इक्वल टू आई एक्सिस इनटू अल्फा, राइट। लेकिन यहाँ इस सिस्टम में पुली घूम भी रही है और ब्लॉक चल भी रहा है, तो दो इक्वेशन हमें लिखनी पड़ेगी। पुली के लिए तो हम रोटेशनल मोशन की इक्वेशन लिखेंगे, और मास m के लिए हम न्यूटन वाली इक्वेशन लिखेंगे, एफ नेट बराबर एम ए। क्लियर है बात, क्या ये बात क्लियर है क्या। तो सबसे पहले मैं पुली के लिए इक्वेशन लिखता हूँ, चलो पहले हम लिखते हैं इक्वेशन ब्लॉक के लिए, बिकॉज एफ नेट बराबर एम ए लिखना हमें बहुत आसान लगता है। ठीक है, ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखते हैं, तो बताओ ब्लॉक के लिए इक्वेशन कैसे लिखूं। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को प्लस मानते हुए एम जी माइनस टी, वेरी गुड, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए बी, फर्स्ट इक्वेशन। एनी प्रॉब्लम इसमें, कोई दिक्कत। अच्छा, दूसरी इक्वेशन किसके लिए लिखेंगे हम, पुली के लिए। पुली के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, टॉर्क अबाउट एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट वो पुली घूम रही है, इज इक्वल टू आई अबाउट दैट एक्सिस इनटू अल्फा। ये दूसरी इक्वेशन लिखेंगे। चलो बताओ टॉर्क क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे ये पुली है वो किस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, दिखाई दे रहा है बीच में एक पॉइंट, ये इस एक्सिस के अबाउट पुली घूम रही है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट हमें टॉर्क लिखना है। तो पुली का एफबीडी तो बना लें कंप्लीट, पुली पे एक एमजी भी तो लगेगा, पुली का जो मास है उसका खुद का मास एमजी भी तो लगेगा। ओके, तो इस पॉइंट के अबाउट ये जो हिंज्ड है, पुली जहाँ पे हिंज्ड है, इसको एच बोल देते हैं, एच पॉइंट, इसको नाम देते हैं एच, क्योंकि यहाँ पे हिंज्ड है ना। तो T1 का अगर हम टॉर्क लिखेंगे तो T1 तो इस एच से ही पास हो रहा है, तो इसका टॉर्क आएगा क्या, नहीं, इसका टॉर्क तो जीरो आएगा। और एमजी भी एच से पास हो रहा है, तो इसका टॉर्क भी कितना आएगा, जीरो आएगा। तो ये टेंशन का टॉर्क आएगा क्या, हाँ, ये जो इस वाली रोप की वजह से जो टेंशन टी लग रही है, केवल इसकी वजह से ही इस पुली पर टॉर्क आएगा। और कितना आएगा टॉर्क, हिंज के अबाउट देखो, यहां से हमने देखो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है टी, इस हिंज पॉइंट के अबाउट, हिंज एक्सिस के अबाउट हमें, हिंज एक्सिस होती है, ठीक है, हिंज एक्सिस के अबाउट हमें एक टॉर्क लिखना है, तो हम यहाँ से आर वेक्टर ड्रॉ करेंगे, आर इंटू एफ, एफ यहाँ पे ऑलरेडी परपेंडिकुलर ही है, हाँ भाई वेरी गुड। तो आर यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द पुली, एंड फोर्स हो जाएगा टेंशन, एफ परपेंडिकुलर हो जाएगा टी आर। ओके, और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगी, भाई अगर फोर्स ऐसे लग रहा है और हमने अल्फा माना है, तो जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते थे, तभी तो देखो एक्सेलरेशन नीचे है तो एमजी को पॉजिटिव फोर्स लिखा ना, वैसे ही जब हम रोटेशनल इक्वेशन लिखते हैं टॉर्क बराबर आई अल्फा, तो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में अल्फा होता है उस सेंस ऑफ रोटेशन को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे जो टॉर्क है उसका सेंस ऑफ रोटेशन अल्फा की तरफ है, तो इसका जो टॉर्क है हम उसको पॉजिटिव टॉर्क लिखेंगे, लिखेंगे आर इंटू टी इज इक्वल टू, अब बात आती है आई एक्सिस, आई एक्सिस मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पुली अबाउट द एक्सिस। तो पुली क्या है, रिंग है पुली या डिस्क है पुली, बताइए, या स्फीयर है या सॉलिड स्फीयर है, क्या होती है पुली,
तो पुली डिस्क होती है, ये ध्यान रखना हमेशा। पुली जो है क्या होती है, पुली डिस्क होती है पुली, ठीक है। तो पुली का एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, ये होता है m r²/2 इंटू अल्फा, अल्फा ऑफ द पुली, अल्फा पी माना है ना हमने इसको, तो अल्फा पी बोल देते हैं इसको, अल्फा पी। वैसे तो एक ही है पुली यहाँ पे, तो ठीक है, ये अल्फा पी बोल देते हैं। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। सॉल्व कर लें, हो जाएगा क्या सॉल्व, बताइए। कितने अननोन है? अननोन मुझे दिखाई दे रहे हैं 3। टेंशन दिखाई दे रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक दिखाई दे रहा है, और अल्फा दिखाई दे रहा है। तो 3 अगर अननोन है तो इक्वेशन भी कितनी होनी चाहिए, 3 इक्वेशन होनी चाहिए, मतलब एक इक्वेशन और बनेगी। अब देखना, वो इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपको सीखनी है बनाना। कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो देखो, 2 ऑब्जेक्ट थे, एक घूम रहा था एक चल रहा था, तो चलने की इक्वेशन बन गई, घूमने की इक्वेशन बन गई, लेकिन अभी भी इक्वेशन तो कम पड़ गया। तो एक इक्वेशन बनेगी नो स्लिपिंग की। देखो यहाँ पे लिख रखा है ना कि रोप डज नॉट स्लिप विद रिस्पेक्ट टू द पुली। तो इसकी कंडीशन भी तो होगी ना कुछ, इसकी कंडीशन भी बनेगी। तो इसकी कंडीशन को ध्यान से देखें अपन एक बार, है ना। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ पुली। सो दिस इज द पुली, दिखाई दे रही है पुली, है ना। ये वाला डायग्राम बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये पुली और ये रस्सी का। ओके, तो ये पुली है और रस्सी इस पर लिपटी हुई है, और रस्सी यहाँ पे इस तरीके से नीचे जा रही है ना, ऐसे रस्सी यहाँ से इस तरीके से लिपट रही है। मैं थोड़ा दूर बना रहा हूँ पुली से, क्योंकि तभी तो दिखाई देगी अच्छे से। तो यहाँ पे पुली है, पुली से रस्सी लिपटी हुई है और नीचे फिर ब्लॉक है, ठीक है। और ब्लॉक कितने से नीचे जा रहा है, एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक ए बी से नीचे जा रहा है, राइट। तो वो पॉइंट देखो जहां पे पुली और रस्सी टच हो रहे हैं, इस जगह पे ये पॉइंट देखो, यहाँ पे पुली और रस्सी इस तरीके से टच हो रहे हैं, राइट। और ये पुली घूम रही है अल्फा पी से, समझना ध्यान से ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पुली है, सॉरी जो रस्सी पर जो पॉइंट, इनका नाम देता हूं मैं ताकि समझाने में आसानी होगी, ए एंड बी। तो बी का एक्सेलरेशन कितना होगा भाई, पॉइंट बी का एक्सेलरेशन कितना होगा, जितने से ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, जितने से ये ब्लॉक नीचे जा रहा है उतने से पॉइंट बी भी नीचे जा रहा होगा, उतने से रस्सी भी नीचे जा रही होगी और पॉइंट बी भी नीचे जा रहा होगा। तो बेसिकली इस पॉइंट बी का एक्सेलरेशन कितना हो गया, ए बी, बोलो। ओके, और ये जो पुली के अंदर है पॉइंट ए, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये जस्ट यहाँ पे है ना, बिल्कुल। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना, अल्फा इंटू आर। बोलो होगा कि नहीं होगा भाई। ये पुली है, पुली अल्फा से घूम रही है, तो ये एकदम कोने पे है, तो यहाँ की डिस्टेंस हो गई आर। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, अल्फा पी इंटू आर, क्योंकि ये पुली पर है इसलिए अल्फा पी इंटू आर। और ये वाला पॉइंट दूसरा बी पॉइंट है, वो रस्सी पर है, तो रस्सी का एक्सेलरेशन ए बी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन पुली एंड द रोप, पुली और रोप के बीच में कोई भी फिसलन नहीं है। बात समझ में आई? इसका मतलब ए का एक्सेलरेशन और बी का एक्सेलरेशन बराबर होना पड़ेगा। सोचो अगर ए का एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया तो मतलब पुली तेज घूम रही है और रस्सी धीरे जा रही है, तो इसका मतलब फिसलन है, स्लिपिंग है। और अगर ये पॉइंट बी तेजी से जा रहा है, ए धीरे धीरे जा रहा है, ये पुली कम धीरे घूम रही है, मतलब रस्सी तेजी से जा रही है, पुली धीरे घूम रही है, मतलब ये पॉइंट ए और बी का मोशन साथ नहीं है। इसका मतलब भी क्या है कि देयर इज स्लिपिंग। तो नो स्लिपिंग कंडीशन क्या हो गई, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग? तो नो स्लिपिंग का मतलब है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 0। ए पॉइंट का एक्सेलरेशन बी के रिस्पेक्ट में 0 हो जाए, तभी तो हम कहेंगे दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अगर एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आप 0 लिखोगे, इसका मतलब क्या लिखा आपने, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी, राइट। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है, अल्फा पी इंटू आर, और एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है, ए बी है, राइट। ये दोनों बराबर हो गए। तो बेसिकली जो थर्ड इक्वेशन आई, तो थर्ड इक्वेशन कहां से आई, नो स्लिपिंग की कंडीशन, ये हमेशा आपको लगानी होगी। नो स्लिपिंग क्या है, नो स्लिपिंग कंडीशन कि ए ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू अल्फा पुली इंटू आर। तो जितनी जगह भी कांटेक्ट होगा उतनी बार ये इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे कांटेक्ट रस्सी का और पुली का कांटेक्ट एक जगह हो रहा है, तो इसलिए एक इक्वेशन आई। अगर मैं यहाँ पे पुली 2 कर देता, 3 कर देता, तो जितनी जगह पुली
और रस्सी आपस में कांटेक्ट में होती, उतनी जगह ही आपको इक्वेशन लिखनी पड़ती। आई बात समझ में? तो ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन। क्या अब सॉल्व कर सकते हैं इसे? 3 इक्वेशन 3 अननोन, क्या अब ये सॉल्व हो जाएगा? बताइए क्या आएगा आंसर? व्हाट इज द टेंशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पुली? सॉल्व करो जल्दी से। कैसे करें बताओ? तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पे अल्फा पी को रिप्लेस कर देते हैं ए बी अपॉन आर से, कर दे रिप्लेस। चलिए, तो हम कैसे रिप्लेस कर देते हैं, थर्ड को सेकंड में डाल देते हैं, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी आर टी बराबर एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ए बी अपॉन आर। तो एक आर से एक आर गया और दूसरे आर से दूसरा आर गया, तो यहाँ से टी बराबर कितना मिला, एम ए बाई 2 मिला। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, टी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो क्या मिलेगा, एम जी माइनस ऐसा। तो यहां से इधर गया 1 + 1/2 कितना हो गया, 3/2। तो एम जी इज इक्वल टू 3 ma/2। तो ए कितना आ गया यहाँ से, 2g/3 आ गया। सही है क्या? ठीक है, ये मिल गया हमें। तो अब एक्सलेशन आ गया तो अल्फा भी आ जाएगा और अल्फा आ जाएगा तो टेंशन भी आ जाएगा, तो सभी चीजें आ जाएंगी। ये आ गया एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक, ए बी लिखा था जिसको मैंने। अब आप ए बी को इसमें पुट कर दो, 2g/3, तो टेंशन कितना आ गया, mg/3। और हम जानते हैं कि ए बी बराबर कितना है, अल्फा ऑफ पुली इंटू आर। तो यहाँ से आर से डिवाइड कर दो, तो अल्फा ऑफ पुली कितना आ गया, 2g/3r। इस तरीके से तीनों वैल्यू हमें मिल गई। क्या बात समझ में आई आपको, कैसे सॉल्व किया? तो बड़ा ही आसान है सॉल्व करना। सबसे पहले हमने एफबीडी बनाया, एफबीडी बना के देखा कि कौन तो घूम रहा है और कौन चल रहा है। जो चल रहा है उसके लिए चलने की इक्वेशन लिखी, जो घूम रहा है उसके लिए घूमने की इक्वेशन लिखी। फिर देखा एक वैल्यू कम पड़ गई तो वो आएगी स्लिपिंग से। स्लिपिंग कितनी इक्वेशन बनेगी स्लिपिंग की, जितनी जगह कांटेक्ट होगा उतनी इक्वेशन बनेगी स्लिपिंग की। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं। अच्छा, इसको अगर इस तरह से भी दे देता ना मैं क्वेश्चन को, तब भी वो सेम ही बात थी। जैसे यहाँ पे आपको पुली दी है ना, और पुली से इस तरीके से रोप से एक मास को लटकाया गया है और ये इस तरीके से नीचे चल रहा है, ये पुली घूम रही है। इस सवाल को अगर आपको डराने के लिए ऐसे दे देता, मान लो कि ऐसे छत है और यहाँ पे एक सिलेंडर है, ठीक है, और सिलेंडर को इस तरीके से इस एक्सिस के आउट ये सिलेंडर घूम सकता है। समझ में आ रही बात? मतलब इस एक्सिस के आउट ये सिलेंडर ऐसे रोटेट कर सकता है। और यहाँ पे मैंने इस तरह रस्सी लपेट दी, इस पे ऐसे बहुत सारी रस्सी लपेट दी और ऐसे मास्क लटका दिया। तो आप अगर साइड इसको अगर आप इधर की साइड से देखोगे तो वही दिखेगा ना जो पुराना सवाल था। इसमें आपको ये सारी चीजें पूछ लेता कि बताओ जो सिलेंडर, अब सिलेंडर ना इसके आउट घूम सकता है, ये एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस है ना इसके आउट सिलेंडर ऐसे रोटेट कर सकता है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे हम छोड़ेंगे तो ये मास नीचे आएगा, ये सिलेंडर ऐसे घूमेगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लें कि बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये कितने अल्फा से घूम रहा है सिलेंडर और उसी में टेंशन क्या होगी, तो आपके आंसर क्या होंगे? वही पुराना वाला सवाल है आंसर इसका। समझ में आई क्या बात? ये बात समझ में आ गई कि डराने के लिए आपको ऐसे दे सकता है, सिलेंडर बना दिया, ये बना दिया, लेकिन है ये यही सवाल। ओके, आगे चले। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ये फिसल नहीं रही है,
ये स्ट्रिंग, इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको अल्फा दे रखा है या अच्छा इसका पहले डायग्राम समझो, डायग्राम क्या है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, याद है मैंने आपको बताया था बेसिकली ये क्या है। आप पतंग उड़ाते हो तो पतंग उड़ाने में की वो चक्री होती है ना, मंजे की चक्री, ऐसी होती है चक्री ना, बस यही चक्री है ये यही चक्री है। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ऐसे, ये ऐसे है और ऐसे है, ठीक है। तो इसमें धागा क्या है कि छोटे वाले डायमीटर पे भी लिपटा हुआ है धागा, ऐसे यहाँ से लिपटा हुआ है ऐसा, और वैसे लिपटते हुए और ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो एक मास यहाँ टंगा हुआ है और एक मास ऐसे ही यहाँ टंगा हुआ है। अब मान लो ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जाएगा, ऐसा ही होगा ना। ये अगर नीचे आ रहा है, मान लो एक्सेलरेशन वन से A1 से नीचे आ रहा है, तो ये A2 से ऊपर जाएगा। समझ में आया आपको डायग्राम? ये वाला डायग्राम आपको समझ में आया, कुछ ऐसा है। तो अगर आप इसको साइड से देखोगे, इसका साइड व्यू अगर आप देखोगे तो आपको साइड व्यू ऐसा ही तो दिखेगा। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है आपको क्वेश्चन में, बात समझ में आई क्या? इसको आप अगर इस साइड से देखोगे, साइड व्यू आप इसको देखोगे तो कैसा दिखेगा? एक छोटी डिस्क दिखेगी, ये वाली छोटी डिस्क R रेडियस की। फिर एक बड़ी डिस्क दिखेगी 2R रेडियस की। एक मास यहाँ से टंगा हुआ है A और एक मास ये टंगा हुआ है B। और ये पूरा मोशन अल्फा से इस तरीके से घूम रहा है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना यहाँ पे, तो ये पूरा मोशन इस तरीके से अल्फा से घूम रहा है। ये पूरा सिस्टम अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहा है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो ये वाला मास जो है वो नीचे आ रहा है और ये वाला मास ऑब्वियस ऊपर जा रहा है। समझ गए? चलिए, अब आपको बताना है इसका एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी में रिलेशन बताना है। ये मान लो एक्सेलरेशन ऑफ बी है, ये मान लो एक्सेलरेशन ऑफ ए है। इस इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन बताना है कि क्या होगा, दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे, है ना। और ये अल्फा दे रखा है, अल्फा तो सेम ही है, मतलब पूरा जो सिस्टम है एक से बंधा हुआ है ना, मतलब एक दूसरे से अटैच्ड है। तो इस एक्सिस के अबाउट पूरा सिस्टम घूम रहा है, तो पूरे सिस्टम का एंगुलर एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा, ये छोटे वाले डिस्क का भी और बड़े वाले डिस्क का की, तो अल्फा तो सेम ही होगा। बट आपको अब रिलेशन बताना है, एक्सेलरेशन में रिलेशन बताना है ए एंड ए बी में, कि दोनों बराबर होंगे कि क्या रिलेशन होगा। बताइए कैसे बताए? सोचो, बड़ा ही आसान है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे नो स्लिपिंग की कंडीशन। यहाँ पे कितनी जगह लगानी पड़ेगी नो स्लिपिंग की कंडीशन? दो जगह लगानी पड़ेगी नो स्लिपिंग की कंडीशन। क्यों लगानी पड़ेगी दो जगह नो स्लिपिंग की कंडीशन? बिकॉज यहाँ पे रस्सियां जो है, रोप जो है, दो जगह कांटेक्ट में आ रही हैं डिस्क के, राइट। जैसे मान लो कि यहाँ पे दो जगह कौन कौन सी हैं, एक जगह तो ये है और एक जगह ये है ना, ठीक है। तो ये 1 और ये 2 बोल देता हूँ। तो 1 पे तो क्या हो जाएगा बताओ? रस्सी का एक्सेलरेशन तो नीचे कितना है, ए बी। और इस डिस्क का, या पुली बोल दो, इसका एक्सेलरेशन नीचे कितना है, अल्फा इंटू आर। और आर कितना है यहाँ पे, 2R, क्योंकि बड़ी वाली डिस्क है ना। तो बड़ी वाली डिस्क के लिए रेडियस कितनी है, 2R। अब छोटी वाली डिस्क के लिए देख लो, यहाँ पे रस्सी तो ऊपर आ रही है कितने से, ए से। और जो पुली है वो भी ऊपर जा रही है कितने से, अल्फा इंटू आर। और यहाँ पे रेडियस आर ही है, तो अल्फा इंटू आर। तो बेसिकली आपको रिलेशन मिला, ए इज इक्वल टू अल्फा आर, एंड एक रिलेशन मिला ए बी बराबर अल्फा 2R। समझ में आया? तो क्या रिलेशन आ गया, दोनों को डिवाइड कर दो तो ये रिलेशन आ गया कि 2AA इज इक्वल टू ए बी, मतलब दोनों बराबर नहीं होंगे, ये रिलेशन आ जाएगा।
समझ में कैसे निकाला मैंने रिलेशन, दोनों को डिवाइड कर दिया, फिर चेक कर लिया। समझ गए? दोनों एक्सेलरेशन बराबर नहीं होंगे। एक लाइन और लिख देता हूँ, ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। दो कांटेक्ट थे, दो कांटेक्ट से हमने दो। अब इसका पूरा सवाल करवाऊंगा मैं, पूरा सवाल। ये तो मैं भी मैंने केवल क्या लगवाई है आपसे, नो स्लिपिंग की कंडीशन लगवाई है। केवल इसमें हमने क्या लगाया है, नो स्लिपिंग की कंडीशन। आप सोचेंगे सर इसमें क्या टॉर्क की इक्वेशन नहीं लिखेंगे क्या, फोर्स की इक्वेशन नहीं लिखेंगे क्या? लिखेंगे ना। अभी मैं आपसे पूछूंगा, अभी मैं आपसे पूछूंगा इसमें हम टेंशन कितना है, इस रस्सी में टेंशन, इस रस्सी में टेंशन कितना है, एक्सेलरेशन ए की और ए बी की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है, ये सब हम सॉल्व करेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ नो स्लिपिंग की कंडीशन लिखना सिखाई है। कैसे सिखाई है? देखो यहाँ पे दो कांटेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे रस्सी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए बी है, और ये डिस्क भी ऐसे घूम रही है अल्फा से, तो यहाँ पे डिस्क का एक्सेलरेशन कितना हो गया, अल्फा इंटू 2r। यहाँ पे ये रस्सी ऊपर आ रही है एक्सेलरेशन ए से, और ये डिस्क भी ऐसे घूम रही है, तो ऊपर की साइड इसका एक्सेलरेशन हो गया अल्फा इंटू आर। तो नो स्लिपिंग से मैंने यहाँ इन दोनों को बराबर कर दिया, तो कितना आ गया, ए बी बराबर अल्फा इंटू 2r, और इन दोनों को बराबर करके लिख दिया ए बराबर अल्फा आर। डिवाइड किया तो ये बन गया, यहाँ से रिलेशन मिल गया 2a बराबर ए बी। तो केवल मैंने इस क्वेश्चन में नो स्लिपिंग की कंडीशन लिखना सिखाई है आपको इस केस के लिए। पूरा सॉल्व अभी करेंगे। आ गया समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको यहाँ पे भी सेम है, आपको स्लिपिंग नहीं है, देर इज नो स्लिपिंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड द पुली, एंड आपको फाइंड करना है टेंशन, एक्सेलरेशन, अल्फा। ओके, अब क्या करें इस सवाल, इसमें पूरा सॉल्व करना है अपन को, है ना? पूरा मतलब पूरा, टेंशन निकालना है, अल्फा निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो कैसे सॉल्व करें, क्या तरीका होता है, क्या मेथड होता है इसको सॉल्व करने का? सबसे पहले हम एफबीडी बनाते हैं, राइट? चलिए एफबीडी बनाते हैं इसका। बताइए एफबीडी कैसा बनेगा, यहाँ से स्टार्ट कर लें बनाना। तो यहाँ पे कितना मान ले, मास एम, मास m1 है, तो वेट हो जाएगा m1g, ऊपर लगेगा टेंशन। ठीक है, फिर यहाँ लगेगा टेंशन, अभी जो टेंशन के बारे में बताता हूँ। फिर इधर से स्टार्ट कर लें तो यहाँ लगेगा m2g, राइट? मान लो यहाँ दे रखा है कि m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 बड़ा है m2 से। अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना, फिर तो 0 0 हो जाएगा सबका। मैंने बोला है कि m1 बड़ा है m2 से। ओके, चलिए ये तो मैंने फोर्सेस बना दिए। यहाँ पे टेंशन लग जाएगा T, और यहाँ पे टेंशन लग जाएगा T। अभी मैंने T के नाम नहीं लिखे यहाँ पे कि T T कि T, मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये रस्सी इस तरीके से पुली पे से पास होके यूं आ रही है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में तो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में तो ये टेंशन दोनों बराबर होते थे, पर यहाँ पे नहीं होंगे ये टेंशन बराबर। मैं उसका कारण आपको समझा रहा हूँ, देखना ध्यान से। तो उसके लिए मैं ड्रॉ करता हूँ एक्सेलरेशन। तो बताइए, m1 ज्यादा है तो ऑब्वियस है ये नीचे आएगा इस तरीके से, एक्सेलरेशन a से, राइट? अब रस्सी तो सेम ही है ना, यही रस्सी तो ऊपर जाके ऊपर इसमें से आ रही है। तो अगर ये मास एक्सेलरेशन a से नीचे जा रहा है, तो ऑब्वियस है ये वाला मास ऊपर कितने से आएगा, एक्सेलरेशन ए से ही ऊपर आएगा। आप बोलोगे सर अलग अलग क्यों नहीं हुआ? अलग अलग क्यों होगा भाई, सेम रस्सी है, सेम पुली है। अभी जब हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया वहां तो पुली की रेडियस ही चेंज हो गई थी, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन डिफरेंस आया, लेकिन यहाँ तो रेडियस भी सेम है ना, राइट? अच्छा, पुली किधर घूमेगी बताओ? अगर ये मास नीचे ये ऊपर जा रहा है तो पुली ऑब्वियस ऐसे घूम रही होगी, क्योंकि स्लिपिंग तो नहीं है, ऐसा दे रखा है। सोचना से, अब पुली ऐसे घूम रही है अल्फा से। अब बताओ कि पुली को घुमाएगा कौन? पुली को घुमाने वाले फोर्सेस कौन से हैं? पुली को घुमाने के लिए तो टेंशन ही है ना, टेंशन ही घुमा रहे हैं पुली को। तो अगर दोनों तरफ टेंशन में बराबर कर दूं, सोचना ध्यान से, ये पुली है ना, यहाँ पे पुली हिंज्ड है, ये वाला टेंशन तो घुमा नहीं सकता, ये तो हिंज फोर्स, हिंज से ही गुजर रहा है। ये वाले टेंशन इसको घुमा रहे हैं, राइट? बट अगर टेंशन के टॉर्क बराबर हो जाएंगे तो पुली पर अल्फा भी 0 हो जाना चाहिए, जो कि नहीं है। इसका मतलब ये दोनों टेंशन
अलग अलग हैं, और हमें समझ में आ रहा है कि जो टेंशन T1 है वो ऑब्वियस है टेंशन T2 से बड़ा होगा, तभी तो T1 का टॉर्क ज्यादा आएगा, और T1 का टॉर्क ज्यादा आएगा जो T2 के टॉर्क को ओवर कम कर लेगा, राइट। और ये पुली ऐसे घूमेगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब कुछ ऐसा कि मैं अगर पुली का डायग्राम अलग से बनाऊं इस तरीके से, और पुली यहाँ पे बोलूं हिंज्ड है, यहाँ पे इसके टेंशन लग रहा है T2, यहाँ टेंशन लग रहा है T1, और हमें पता है इसका एक्सेलरेशन इस तरीके से अल्फा आएगा, तो मैं टॉर्क कैसे लिखूंगा पुली के लिए? T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर बराबर आई अल्फा। यही लिखूंगा पुली के लिए टॉर्क की इक्वेशन। तो अगर T1 और T2 बराबर हो गए तो अल्फा तो 0 आ जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता, राइट। और अल्फा की डायरेक्शन में पता ये है, कल T1 बड़ा है। चलिए खैर, आपको समझ में आ गया, बस मुझे यही बताना था, बाकी तो सब इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान है कि यहाँ पे T1 और T2 रस्सी सेम है, फिर भी T1 और T2 अलग अलग होंगे। बन गया एफबीडी कंप्लीट। अब हमें क्या करना है? अब हमें बस इक्वेशन बना देनी है, जो चल रहे हैं उसके लिए एफ नेट बराबर एम ए, जो घूम रहा है उसके लिए टॉर्क बराबर आई अल्फा, और नो स्लिपिंग की कंडीशन, राइट। समझ गए क्या? चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं M1 के लिए, M1 के लिए तो क्या लिखेंगे M1 के लिए बताओ? M1 के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ। नीचे की साइड एक्सलेशन है तो M1G माइनस T1 हो जाएगा, ये T1 इज इक्वल टू M1A। फर्स्ट इक्वेशन बोलो, कोई दिक्कत? M2 ब्लॉक के लिए इक्वेशन बताओ। M2 ब्लॉक के लिए इक्वेशन, एक्सलेशन ऊपर है तो क्या लिखेंगे? T2 माइनस ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। एनी डाउट? थर्ड इक्वेशन, अब देखो दो ब्लॉक जो चल रहे थे उनके लिए चलने वाली इक्वेशन लिख दी। अब इसके लिए लिखेंगे अपन पुली के लिए, पुली। तो पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन हमने सेंस कैसा माना है? इस तरीके से माना है क्लॉकवाइज, तो जो टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा वो हम पॉजिटिव में लिखेंगे। तो पुली पर टॉर्क की इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ? T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर बराबर आई अल्फा। पुली क्या होती है? डिस्क। तो हिंज के अबाउट इन सेंटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2। समझ में आया क्या? इंटू अल्फा। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। अब देखो एक बार अननोन कितने हैं और अननोन कितनी है और इक्वेशन कितने हैं। तो अननोन है यहाँ पे T1 A T2 एंड अल्फा। तो टोटल अननोन कितने दिख रहे हैं आपको? 4। इक्वेशन कितनी है? 3। मतलब एक इक्वेशन इसमें नो स्लिपिंग की कंडीशन से बनेगी। ओके, तो नो स्लिपिंग की इक्वेशन आ जाएगी एक। बताओ क्या लिखूं इक्वेशन नो स्लिपिंग की? तो ये रहा पुली, है ना, कहीं भी मान लो, ये मान लेते हैं ये पुली है ना, इस जगह पे मान लेते हैं, इस जगह पे। तो रस्सी कितने से जा रही है नीचे? एक्सेलरेशन ए से जा रही है, और पुली इस पॉइंट पर नीचे कितने से जा रही है? अल्फा इंटू आर से। तो क्या आ जाएगी फोर्थ इक्वेशन बताइए? ए इज इक्वल टू अल्फा आर। समझ गए? बोलो, क्या चारों इक्वेशन क्लियर हैं? कैसे बनाई क्लियर है? खुद से बना पाओगे आप ये इक्वेशन? अब इसे सॉल्व भी तो करना है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे अब? वैसे तो वैल्यूज अगर दी होंगी, M1 की वैल्यू, M2 की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू, तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा नहीं। तो कैसे करेंगे बताओ? सबसे पहले मैं क्या करूंगा,
ये जो अल्फा की वैल्यू है ना, इस अल्फा की वैल्यू को हम इसमें डाल देंगे। ऐसा ही करते हैं अपन, अल्फा की वैल्यू को सबसे पहले इसमें पुट कर दो, ठीक है, काम ही खत्म। तो अल्फा की वैल्यू को जब उसमें पुट करोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, T1 माइनस T2 इंटू आर बराबर mr²/2 इंटू अल्फा। अल्फा कितना हो गया, a/r। तो एक आर से एक आ गया, इस आर से ये आ गया। तो इक्वेशन क्या बनी, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू ma/2। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। फिर क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो, इन दोनों को, फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कर दो। तो ऐड करने से क्या मिलेगा यहाँ पे, m1g माइनस m2g प्लस T2 माइनस T1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a, है ना। और यहाँ से T1 माइनस T2 की वैल्यू मिल जाएगी, उसको उसमें पुट करो कुछ। सही है, ऐसे कर लोगे ना, सॉल्व तो हो जाएगी ना बाद में। अब देखो वैल्यूज अगर दी होती तो फिर आराम से सॉल्व हो जाती बहुत अच्छे से, राइट। तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, T2 माइनस T1 प्लस m1 प्लस m2 इंटू a। यहाँ से T2 माइनस T1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो यहाँ से T1 माइनस T2 ma/2 है, तो T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा, माइनस ma/2, है ना। यहाँ पे m किसका मास है, m है यहाँ पे पुली का मास। ठीक है भाई। चलिए, तो यहाँ से क्या निकल आएगा, ए निकल आएगा ना, ए ही अननोन बचा इस इक्वेशन में। m1 पता है, m2 पता है, m पता है, तो ए निकल आएगा। फिर ए निकल आएगा तो अल्फा निकल आएगा, और फिर ए की वैल्यू को आप इसमें पुट करोगे, इसमें तो T2 आ जाएगा, और ए की इक्वेशन को इसमें पुट करोगे, ए की वैल्यू को तो T1 आ जाएगा। सॉल्व कर सकते हैं, करनी पड़ेगी सॉल्व तो, बट वैल्यूज दी होंगी ना तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे m1 की वैल्यू मान लो दी हो 4m, m2 दिया हो m, फिर आसानी से जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो मैंने भी आपको कराया था ना, जिसमें रिलेशन निकलवाया था ए और ए बी में, उसी में पूरा सवाल करना है, मतलब इसमें टेंशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी बताना है, अल्फा बताना है, सारी चीजें बतानी है। तो ये तो हमको पता ही है कि एक्सेलरेशन ए और एक्सेलरेशन बी में जो इनके एक्सेलरेशन है वो अलग अलग होंगे, राइट। पर कितने होंगे वो भी बताना है आपको, चलिए करिए। तो ये आपको सॉल्व करना है, अभी सॉल्व करो, आप इक्वेशन बनाओ इसकी सारी, पहले एफबीडी बनाओ, एफबीडी बना के इक्वेशन लिखो, पूरे 5 मिनट है आपके पास। फिर मैं लिखूंगा, फिर चेक करना, मेरे को बताना किस किसने सही लिखी है ना। तो सबसे पहले हम एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी ड्रॉ करेंगे ना, फिर हम उसकी इक्वेशंस लिखेंगे, राइट। तो नीचे कितना लगेगा, 4mg, ऊपर टेंशन मान लेते हैं इसमें, क्या मानी है आपने इसकी टेंशन, T1 मानी है, T2 मानी है, ताकि इक्वेशन भी सेम दिखे आपको। टीबी मानिए, अगर ब्लॉक बी है तो आप इसको टीबी मान लो यहाँ पे। चलो आप T1 T2 अपने हिसाब से देख लेना, मैं टीबी मान लूं क्या, जो बी ब्लॉक है इसको टीबी। हाँ, मतलब किसी ने हो सकता है T1 मानी हो, किसी ने T2 मानी हो, किसी ने टीबी मानी, तो आंसर जब आप चेक करो खुद का तो एक बार ये चेक कर लेना कि हाँ। और फिर यहाँ पे कितनी लग जाएगी, टीबी लग जाएगी, ओके। फिर यहाँ पे नीचे ग्रेविटी लग जाएगी mg, और यहाँ पे टेंशन मान लेते हैं TA, बिकॉज ब्लॉक का नाम
टी ए है और फिर यहाँ पे टेंशन हो जाएगी टी ए। अब मैं इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोनों ब्लॉक के लिए लिख लेता हूँ, जो कि अच्छा ड्रॉ तो कर लें, पहले एक्सेलरेशन ड्रॉ कर लें, राइट। तो अल्फा ऐसे मान रखा है हमने, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन नीचे मान लेते हैं ए बी, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर मान लेते हैं ए ए। ओके, चलिए इक्वेशन लिखो फटाफट। तो सबसे पहले 4m ब्लॉक के लिए 4m ब्लॉक के लिए कितना हो जाएगा, 4mg माइनस टीबी इज इक्वल टू 4ma। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन मास m के लिए, मास m के ब्लॉक के लिए कितनी हो जाएगी, टी ए माइनस एम जी। सही है यहाँ तक। अब हम लिखेंगे पुली के लिए इक्वेशन, पुली या जो भी ये दे रखा है ना, इसके लिए इक्वेशन, राइट। इसका आई आपको ऑलरेडी गिवन है, जो आई गिवन है उसके लिए मान लो आई, आपको आई गिवन है इसका, या फिर ऐसे मान लो एम आर स्क्वायर। ये आई गिवन है ना, इसमें दिमाग नहीं लगाना है हमें। तो मैं यहाँ क्वेश्चन में देता हूँ कि आई गिवन है अबाउट द हिंज। ओके, पुली की इक्वेशन बताओ क्या लिखोगे। तो पुली में जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो किस सेंस में है, क्लॉकवाइज सेंस में है। तो क्लॉकवाइज सेंस में जो टॉर्क लगेगा दैट इज पॉजिटिव, तो टीवी का टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में है, तो इसका टॉर्क हो जाएगा टीवी इंटू 2r माइनस जो टीए का टॉर्क है वो हो जाएगा टीए इंटू आर, राइट, इज इक्वल टू आई अल्फा। समझ गए। यही क्वेश्चन आपने भी लिखी थी क्या। ओके, और लास्ट दो इक्वेशन आ जाएंगी ए। अब देखो अननोन आप देखोगे तो इसमें 5 अननोन होंगे, और अभी इक्वेशन 3 ही आई हैं, मतलब 2 इक्वेशन और मिलेंगी हमें, जो कि है नो स्लिपिंग से, जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, इसलिए मैं उनको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। वो है एक तो ए ए इज इक्वल टू अल्फा आर एंड ए बी इज इक्वल टू अल्फा 2r, राइट। तो इस तरीके से हमारी टोटल कितनी इक्वेशन हो गई, 5 इक्वेशन हो गए। अब इनको सॉल्व करके हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, जल्दी से निकालो। इक्वेशन किस किस की सही आई। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, तो अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये जो अल्फा है इसकी वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ। तो यहाँ से मुझे मिलेगा, देखना आप सॉल्व करके, ये मिलेगा 2 TV आई कितना दिया हुआ है एम आर स्क्वायर, अल्फा की जगह मैंने रख दिया ए अपॉन आर, आर से आर कट गए सारे, तो कितना आ गया इक्वेशन 2 TV माइनस टी ए इज इक्वल टू एम ए।
ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई, इसको रखो संभाल के। और जो फर्स्ट इक्वेशन है इनको हमने सम कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन को आपस में जोड़ दिया। तो आफ्टर समेशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन मैं लिख देता हूँ 1 + 2 करने के बाद हमें क्या मिला, टी ए माइनस टी वी प्लस 4 mg माइनस mg यानी कि 3 mg इज इक्वल टू 4 MAB प्लस MAA। ए बी की जगह हम कितना रख सकते हैं यहाँ से, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी की वैल्यू कितना आ रही है, 2AA। तो यहाँ पे ए बी की जगह हम लिख सकते हैं 2A, राइट। तो ये सॉल्व होके कितना आ गया, टी ए माइनस टी बी इज इक्वल टू टी ए माइनस टी बी प्लस 9। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। अब इसको सॉल्व करना है हमें। आगे कैसे करें बताओ। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सम कर देंगे तो हमें टीबी में एक इक्वेशन मिल जाएगी, इन दोनों को सम कर दो, प्लस तो टी ए से टी ए कट जाएगा, टू बी माइनस टीवी, टू टीवी माइनस टीवी हो जाएगा टीवी, टीवी इज इक्वल टू, सम किया है ना मैंने, देखो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से सम किया तो माइनस टी ए प्लस टी ए कट गया, टू टीवी माइनस टीवी इज इक्वल टू टीवी, फिर 3 mg, तो 3 mg आ गया, और यहाँ कितना बचा, एम ए प्लस 9 MA, 10 MAA। अब क्या करें बताओ। तो फाइनली हमें ये इक्वेशन मिली। अब यहाँ पे इसमें दो अननोन है, टीबी है और ए है, तो हम ऐसी इक्वेशन ढूंढते हैं जिसमें टीबी और ए हो। तो दो इक्वेशन, दो अननोन का एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम ये फर्स्ट इक्वेशन अगर देखें तो यहाँ पे ए बी को हम ए कर देंगे, तो हमें ये इक्वेशन मिल गई, है ना। तो ये इक्वेशन में दिख रही है आपको, इक्वेशन 4 mg माइनस टीवी इज इक्वल टू 4 MAAB, MAB, इसको मैं यहाँ डाल रहा हूँ, ये हो गई 4 mg माइनस टीवी इज इक्वल टू 4 M ए बी, ए बी को वापस से कितना रखना है हमें, 2AA। थोड़ा सा उसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है ये, 4 mg माइनस टीवी इज इक्वल टू 8 MAA। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सम कर देते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को सम करने पर टीवी से टीवी गया, 4 mg प्लस 3 mg आ रहा है 7 mg, और इधर 8 प्लस 10 आ रहा है 18 MAA। एम से एम गया तो ए कितना आ गया, 7g/18। देखा, अगर ए मिल गया तो ए भी आ जाएगा, ए बी कितना है 2 × ए, तो ये हो जाएगा 7g/9। बस एक्सप्लेनेशन आ गए, एक्सप्लेनेशन ए की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, तो टी ए आ जाएगा, इसकी वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, टी बी आ जाएगा। अब ए भी मिल गए तो अल्फा भी मिल गया, इस तरीके से। एक बार चेक कर लेना, बाकी आपको एक आइडिया लगी क्या सॉल्व कैसे करना है। तो मेन तो क्या है, इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन के बाद तो फिर 5वीं क्लास की गणित है, वो तो आप जानते ही हो, है ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो अब। इस ब्लॉक को ए बोल दो, इस ब्लॉक को बी बोल दो।
जल्दी से इक्वेशन बनाओ इसके लिए। देयर इज नो स्लीपिंग। सभी चीजें फाइंड करनी है आपको इसमें, एक्सेलरेशन, टेंशन, अल्फा। कैसे करोगे? स्मूथ सरफेस है, ऐसा दे रखा है, स्मूथ है। चलिए, बन गया एपीडी। एक्सलेशन भी मार्क कर लो, इसका एक्सलेशन नीचे मान लेते हैं ए। यहाँ पे रस्सी सेम है, पुली की रेडियस भी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब यहाँ का एक्सलेशन भी कितना होगा, ए। और सपोज पुली ये अल्फा से ऐसे रोटेट कर रही है। तो अब हम इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले मास एम के लिए इक्वेशन। इस तरीके से चारों इक्वेशन बन गई। चेक करो एक बार, किस किस का सही है बताओ। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, डिस्क है, डिस्क का मास एम है और रेडियस आर है, ऐसा दे रखा है आपको। तो डिस्क पुली क्या होती है, डिस्क होती है, हिंस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा एम स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, इस तरीके से। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे और सभी की वैल्यू निकाल लेंगे, टी ए, टी बी, ए, अल्फा की। क्या इक्वेशन सही आई है आपकी? सॉल्व हो जाएगी या करूं सॉल्व, इसको भी बताओ। आप बोलो तो सॉल्व कर दूं मैं पूरा। अल्फा को यहाँ रखना, ए में इक्वेशन बनेगी टी ए माइनस टी, फिर उनको जोड़ देना, ये तो सिंपल पड़ेगा बहुत, है ना। तो यहाँ से टी बी माइनस टी ए निकल जाएगा, यहाँ से टी ए माइनस टी बी निकल जाएगा, उनको फिर ऐड कर देना, वैल्यू आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा मान लो कि इसमें का मास m1 है, इसका मास m2 है, इस पुली का मास m है पर रेडियस r1 है, और इसका मास m है और रेडियस r2 है। ठीक है, चलिए। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। इन ब्लॉक के एक्सेलरेशन बताने हैं। इन पुली का अल्फा बताना है और टेंशन बतानी है। m1 इज ग्रेटर देन m2।
मतलब यहाँ पे नीचे लगेगा M1G, ऊपर लगेगा टेंशन T1 मान लो, फिर यहाँ पे टेंशन लगेगा T1 इधर, फिर यहाँ टेंशन लगेगा T2, चलो इधर का काम हो गया। और M1 बड़ा है तो इसका एक्सेलरेशन होगा इस साइड नीचे, तो इसका अल्फा होगा इस तरीके से। यहाँ पे भी लिख लो, ये नीचे मास M2 है तो ग्रेविटी की वजह से लगेगा फोर्स M2G। यहाँ ब्लॉक 2 है ना, तो इसकी टेंशन T2 मान लो, यहाँ टेंशन लगेगी T2, यहाँ का टेंशन ले लो T3, और ये लगेगा T3। ठीक है, इसका एक्सलेशन नीचे M1 का एक्सलेशन है नीचे A, M2 का एक्सलेशन होगा ऊपर A। और इस पुली का एक्सलेशन हो जाएगा अल्फा 1, और इस पुली का एक्सलेशन हो जाएगा अल्फा 2। बस बन गया है पीडी। अब आपको इक्वेशन बनानी है, बना दो। M1 की इक्वेशन कितनी रहेगी, M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1A। M2 की हो जाएगी T2 माइनस, ठीक, पुली 1 इसको बोल देते हैं पुली 1, इसको बोल देते हैं पुली 2। तो P1 की इक्वेशन, तो देखो पुली 1 इधर घूम रहा है अल्फा, ऐसा इसका माना है हमने अल्फा 1 है ना, तो ये जो T1 है ये तो इसका जो टॉर्क आएगा इसी सेंस में आएगा, T3 अपोजिट सेंस में आएगा, तो T1 का टॉर्क हो गया पॉजिटिव T1 R1 माइनस T3 R1 इज इक्वल टू, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट इज I1, लिख लेते हैं अभी I1 इंटू अल्फा 1, फिर पुली नंबर 2, तो P2 की इक्वेशन, इसका अल्फा इस सेंस में है तो यहाँ पे जो T3 का टॉर्क आएगा दैट इज पॉजिटिव, और T2 का जो टॉर्क आएगा नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट सेंस में है। तो T3 इंटू R2 माइनस T2 इंटू R2 इज इक्वल टू, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 अल्फा 2। बन गई ये इक्वेशन। लेकिन अननोन कितने दिख रहे हैं आपको, इसमें 6 अननोन दिख रहे होंगे, देखो ध्यान से, T1 T2 A अल्फा 1 अल्फा 2 T3, 6 अननोन दिखे, पर इक्वेशन कितनी है, 4, तो 2 इक्वेशन और बनेंगी। 2 इक्वेशन कहाँ से मिलेंगे आपको, कॉन्टैक्ट पॉइंट, 2 पुली है ना, तो 2 पुली के 2 कॉन्टैक्ट पॉइंट, तो यहां से मिलेंगी, नो स्लिपिंग से। जल्दी जल्दी बताओ, यहाँ पे बताओ, इस वाली पुली के लिए देखो, इस वाली पुली में ये रस्सी नीचे कितने से जा रही है, एक्सेलरेशन A से, और पुली नीचे से कितने जा रही है, अल्फा 1 R1 से। तो एक इक्वेशन तो ये रही, A इज इक्वल टू अल्फा 1 R1, A इज इक्वल टू अल्फा 1 R1, ठीक है भाई। और दूसरी देखो यहाँ पे, ये रस्सी कितने से ऊपर जा रही है, ये रस्सी ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन A से, और पुली कितने से ऊपर जा रही है, अल्फा 2 R2 से। दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, A इज इक्वल टू अल्फा 2 R2। ये नहीं, टोटल 6 इक्वेशन। आराम से देखो, और कोई डाउट तो पूछो, फिर सॉल्व करनी है आपको। तो देखो सॉल्व, अभी इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है, सॉल्व तो देखो यहाँ पे मास की वैल्यू M1 की जगह M और इसको 4M दे लें, या फिर हो सकता है वैल्यूज ही मिल जाए कि भाई यहाँ पे 2 kg है, ये 4 kg है, या ये 4 kg 2 kg है, राइट। पुली का मास हम लिख लेंगे M, जितना भी दिया होगा, रेडियस 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जो भी होंगे, तो सबकी वैल्यूज डाल के हम सॉल्व करेंगे तो फिर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, सिंपल मैथमेटिक्स है।
इक्वेशन वैल्यू पुट की, इधर उधर सब्स्टिट्यूट किया, एलिमिनेट किया और आंसर आएगा, राइट। ये बात समझ में आई क्या आपको? हो जाएगा ये सवाल? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? एग्जाम में आएगा तो कर दोगे ना, डरोगे तो नहीं? चलिए, तो आज का लास्ट सवाल कुछ इस तरीके का है, करो ये वाला। इसमें क्या है, ये देखो वही सेम कंडीशन जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, बट इसमें कुछ चीज ऐड कर दी मैंने। तो इस पुली की रेडियस r है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दे रखा है ना, और एक मास है, मास m। इसको सतह सरफेस से h हाइट से हमने रिलीज कर दिया है, रिलीज्ड, ठीक है। तो ये बताना है कि जब ये ऐसे नीचे आएगा, नीचे आते 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 जब ये सरफेस तक पहुंचेगा तब तक इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये बताना है आपको। कि जब ये मास ऐसे नीचे आते आते यहाँ इस सरफेस तक पहुंचेगा तब तक इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो इसको करने के क्या तरीके हैं? देखो दो तरीके हैं सवाल को करने के। पहला तरीका तो क्या है, जो आज हमने क्वेश्चन किया था, ये वाला। यहाँ पे देखो हमने एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक निकाल लिया था ए बी। तो अगर हमें इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता है और ये भी पता है इसको कितना हाइट नीचे आना है, कितना डिस्प्लेसमेंट करना है, इसे देखो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया है, हाइट इसको डिस्प्लेसमेंट कितना चलना है h। तो मैं यहाँ क्या लगा सकता हूँ, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, फाइनल वेलोसिटी हम फाइंड करनी है, 2 की जगह 2 रखेंगे, a की जगह हम रखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक और डिस्प्लेसमेंट रखेंगे h, है ना। कर सकते हैं इससे। तो एक तरीका तो ये, इससे आप करके देखना। एक दूसरा तरीका एनर्जी कंजर्वेशन से, वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। कहाँ गया, ये रहा। एक और तरीका से मैं करके दिखाता हूँ आपको एनर्जी कंजर्वेशन से, राइट। देखो तो कैसे करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन से, तो हम यहाँ लगेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स हैं जो वर्क डन कर रहे हैं। यहाँ पे एक तो mg वर्क कर रहा है, वो तो कंजर्वेटिव फोर्स है। एक टेंशन वर्क कर रहा है, पर टेंशन तो दोनों तरफ लग रहा है तो इंटरनल होके खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखना काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इस, ये पुली भी तो घूम रही है। अगर ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो ये पुली भी तो घूम रही है। तो जब काइनेटिक एनर्जी आप लिखोगे तो आपको दोनों की एनर्जी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ब्लॉक mg जितना भी वर्क डन कर रहा है वो वर्क डन दोनों की एनर्जी बढ़ाने में जा रहा है। समझ में आ रही है यहाँ पे एक बात आपको? यहाँ पे वर्क डन कौन कर रहा है, वर्क डन कर रहा है mg। पर mg का जो वर्क डन है, भाई थ्योरम क्या होती है कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बन जाता है। तो यहाँ पे वर्क डन mg ही कर रहा है, पर उस mg का वर्क डन इस मास m के ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ाने में जा रहा है और साथ में इस पुली की जो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी उसको बढ़ाने में भी जा रहा है, ठीक। ओके, तो हम यहाँ पे एक और डायग्राम बना लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा इनिशियल डायग्राम, है ना, और ये हो जाएगा फाइनल। तो जब फाइनली ये वाला ब्लॉक सरफेस तक पहुंच चुका होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसके पास कुछ वेलोसिटी हम मान लेते हैं, इस ब्लॉक की वेलोसिटी जस्ट इसको धरती पर पहुंचने के पहले v होगी और इस पुली की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगी, राइट। अब आप बस इक्वेशन में वैल्यूज डाल दो। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी, 0 0, बिकॉज किसी के पास कोई काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। अगर इसको हम रेफरेंस मान लें तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या लिखोगे, ब्लॉक के पास तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर प्लस, समझना पुली की काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखूं, फ्री एक्सिस रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं हम, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं ना। तो हम लिखेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि वो रेफरेंस पर पहुंच चुका है। अरे बात समझ में आई, ये रेफरेंस लाइन है ना।
ब्लॉक यहाँ पे पहुंच गया, तो फाइनल पोटेंशियल कितनी रहेगी 0। बट आपको इसमें कितने अननोन दिख रहे हैं? आपको 2 अननोन दिख रहे हैं, V और ओमेगा। तो V और ओमेगा के बीच में तो रिलेशन निकाल सकते हैं अपन, जैसे हम A और अल्फा के बीच में निकालते हैं। भाई यहाँ पे अगर इस ब्लॉक की वेलोसिटी v है, यानी कि इस रस्सी की वेलोसिटी भी v है, लेकिन पुली तो ओमेगा से घूम रही है, तो पुली के इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो गई? ओमेगा r। देयर इज नो स्लिपिंग, तो v बराबर कितना हो गया? ओमेगा r। अरे आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम ओमेगा की जगह क्या रख सकते हैं? ओमेगा की जगह रख सकते हैं v अपॉन r का स्क्वायर। समझ गए? बस अब सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई, ओमेगा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अब i की वैल्यू आप डाल सकते हो। i क्या है? पुली के लिए है, पुली का i कितना हो जाएगा? mr स्क्वायर बाई 2। अगर अच्छा अब i दे रखा है, ओके, i दे रखा है, तो हम i को i ही रखेंगे और यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। v स्क्वायर बराबर आ गया m जी एच डिवाइडेड बाय m बाई 2 प्लस i अपॉन 2r स्क्वायर, और स्क्वायर को हटा के यहाँ हम लगा देते हैं रूट। बताइए समझ गए क्या? कोई दिक्कत इसमें? तो एक तरीके से मैंने आपको बता दिया, दूसरे तरीके से आप करके देखना। कौन सा तरीका? वो वेलोसिटी वाला। एक्सेलरेशन आपको फाइंड करा ही रखा है मैंने आज के फर्स्ट क्वेश्चन में, वहां पे आप वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s करके देखना, फिर देखना वेलोसिटी यही निकल के आती है या नहीं निकल के आती है। ठीक, ऑफ क्लास ले लो। चलिए बाय बाय।